हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो क्लास है, इस क्लास में हम एक एक चैप्टर हिंदी के केवीएस में जितने भी हिंदी व्याकरण के 10 नंबर हिंदी व्याकरण 10 नंबर केवीएस के एग्जाम में दिया हुआ है, तो उसमें से हम एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने टोटल 6 चैप्टर कवर कर लिया है, जिसमें संधि, कारक और उसी में काल, इस तरीके से जितनी भी चैप्टर हैं, तो लगभग हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 7वां चैप्टर है, समास। तो इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और छोटे छोटे चीज़ों में जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ला रही हूँ, उदाहरण ला रही हूँ जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज हमारा चैप्टर है समास। समास के भेद जानने से पहले देखते हैं समास कहते किसे हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की कारक जो अपने बीच की विभक्ति और कारक को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। मतलब दो या फिर दो से अधिक शब्द अपने बीच उपस्थित कारक या फिर विभक्तियों का लोप करके उनको छोड़ करके एक हो जाते हैं तो उसे ही कहते हैं समास। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद मुख्य रूप से 6 होते हैं। तो ये जो है हमें अगर केवीएस पीआरटी के हिसाब से हम उत्तर देंगे तो हमारा जवाब 6 होना चाहिए। और जब टीजीटी या फिर पीजीटी लेवल पे एग्जाम देंगे तो वहाँ पर समास के मुख्य रूप से 4 भेद बतलाएंगे आप। तो फिलहाल हम पीआरटी के हिसाब से चलेंगे तो वहाँ पर समास के 6 भेद होंगे। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये हम पढ़ते हैं पीआरटी के हिसाब से 6 भेद। और जब टीजीटी के हिसाब से पढ़ते हैं तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और तत्पुरुष का ही 2 भाग है, तो एक है समानाधिकरण और एक है व्याधिकरण तत्पुरुष। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसी के अंतर्गत कर्मधारय, द्विगु और नए समास आते हैं। तो नए समास नहीं, कर्मधारय, द्विगु। तो हम पीआरटी के हिसाब से 6 पढ़ेंगे। एक एक करके देखते हैं। अव्ययी भाव समास वह समास जिसमें पहला पद प्रधान हो तथा दूसरा पद गौण हो अव्ययी भाव समास कहलाता है और इसमें सदैव उपसर्ग लगा होता है। अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे? अव्यय अव्यय मतलब हमेशा और हमेशा इसमें उपसर्ग जो है लगा होगा। अगर वाक्य में यानी कि शब्द में उपसर्ग नहीं है तो वो आपका अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने की सबसे मुख्य ट्रिक है कि उसमें उपसर्ग लगा हो। लेकिन एग्जामिनर अभी जान गया है कि आप जो है उपसर्ग लगा हो यही से पकड़ लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ से वो इसी अव्ययी भाव समास को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रश्न बनाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए अव्ययी भाव समास। अभी हम कैसे याद करेंगे कि इसमें पहला पद समास मतलब प्रधान है या फिर दूसरे वाले में पहला पद प्रधान होता है? तो यहाँ से आप देखिए, जीवन, जीवन जो है हमारा दूसरा पद है लेकिन पहला पद है आ। तो आ के लगते ही जीवन का जो अर्थ है वो बदल गया। तो मतलब यहाँ पे प्रधानता किसकी है? आ की, यानी कि अव्यय की, यानी कि पहले पद की। जिसकी प्रधानता है, जिसके आने से शब्द के अर्थ बदल जा रहे हैं, उसी को बोलेंगे कि उसी शब्द की प्रधानता है। जैसे आ जन्म, आ गत। यहाँ पे गत मतलब हम जानते हैं जाना होता है। यहीं पे अगर हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो आगत हो जाएगा। इसका तात्पर्य कि आना। आगत का मतलब होता है आना। तो किसकी वजह से पद प्रधान हुआ? पहले पद की वजह से। प्रधानता किसकी है? पहले पद की, क्योंकि जैसे ही पहला पद आया वैसे ही गत की जो स्थिति है, गत का जो आपका कहने का सेंस है वो यहाँ से बदल गया। तो इस तरीके से पहला पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास और उपसर्ग लगा होना चाहिए। इसके उदाहरण देखिए, आजीवन, आजन्म, आगत, आहूत, उपकार, उपनाम, उपयोग, उपकुल, उपहार। फिर है निरअपराध, निर्जल, इस सब में निर उपसर्ग है। निर्गुण, निरुपयोगी, अनुराग, अनुभव, भव में अनु उपसर्ग लग के अनुभव, यहाँ पर अधि उपसर्ग है, अधिवास। प्रति उपसर्ग से प्रतियोग, प्रति उपसर्ग से प्रतिदिन, यथासंभव, यथा उपसर्ग, सहसा, स उपसर्ग, बेरहम, बे उपसर्ग, बेकाम, घर घर, सर्वगण। फिर ससखी, अनजाने, आबलम, सहरि, इतिहरि, ध्यानपूर्वक,
इतने जितने भी ये उदाहरण है वो सभी अव्ययीभाव समास के उदाहरण है और इन सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ से आपको समझ में आएगा घर घर, जैसे घर घर दिया हो, दूर दूर दिया हो, पास पास दिया हो, तब भी वहाँ पर अव्ययीभाव समास ही होगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष कहलाता है तथा पहला पद गौण। गौण का मतलब होता है कि साधारण रूप से उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो दूसरा पद है वो मुख्य भूमिका निभाता है शब्द के अंतर्गत। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में दूसरा पद मुख्य होता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि दूसरा पद मुख्य है? यहाँ पर है धन प्राप्त। जब हमने धन लिखा तो उसका सिर्फ औचित्य है कि धन मतलब हमारी राशि, लेकिन जैसे ही हमने इसमें प्राप्त जोड़ दिया तो यहाँ से ये हो गया धन को प्राप्त, धन को प्राप्त। इस तरीके से धन का अर्थ बदल गया, मतलब यहाँ पे प्रधानता किसकी हुई? दूसरे पद की प्रधानता हुई। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट सिर्फ हमने लिखा पॉकेट तो वो हमारा हो गया जेब। जैसे ही हमने मार शब्द जोड़ा तो पॉकेट को मारने वाला व्यक्ति, मतलब इसके अर्थ में ये पॉकेट से पॉकेट को मारने वाला व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। तो प्रधानता किसकी हुई? मार की। किसकी प्रधानता हुई? अन्य दूसरे पद की। तो यहाँ पर दूसरे पद की प्रधानता तत्पुरुष में और पहले पद की प्रधानता अव्ययीभाव समास में। अब हम तत्पुरुष को बांटते हैं कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। इस तरीके से जैसे कारक हमने पढ़ा था ना कि कर्म कारक, कर्ता कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तो उसी तरीके से कर्म तत्पुरुष फिर करण तत्पुरुष एक एक करके देखेंगे। धन प्राप्त मतलब धन को प्राप्त, यहाँ पर को आए वहाँ पर कर्म कारक होता है तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। कृष्ण आश्रित, कृष्ण को आश्रित। फिर है चिड़ी मार मतलब चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। तो इस तरीके से ये कर्म तत्पुरुष। आगे है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में द्वारा, करण कारक में क्या होता है? किसी साधन के द्वारा, द्वारा या फिर से शब्द आता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। इसी प्रकार तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। कर्मयुक्त, कर्म से युक्त। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। धन युक्त, धन से युक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पर संप्रदान कारक या फिर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आगे है अपादान तत्पुरुष समास। कर्महीन, कर्म से हीन। धर्महीन, धर्म से हीन मतलब अपादान में क्या होता है? अलगाव होता है। तो यहाँ पर धर्म से हीन मतलब धर्म से अलग, धर्म से अलगाव। कर्म से हीन मतलब कर्म से अलगाव। यहाँ पर अलगाव की बात है तो अपादान होगा। तो अपादान तत्पुरुष। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त का क्या होगा? ऋण से मुक्त। आगे है संबंध तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल। संबंध क्या बताता है? का, की, के, रा, री, रे। जहाँ पर ये सभी दिखे वहाँ पर संबंध तत्पुरुष यानी कि संबंध कारक होगा। और ये तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो संबंध तत्पुरुष होगा। गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुरुष, राज का पुरुष। पराधीन, पर के अधीन। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पहले अव्ययी समास में प्रथम पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान था। वहीं द्वंद्व समास में फर्स्ट और सेकंड दोनों पद समान होंगे, मतलब दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे भला बुरा, भला और बुरा। चर अचर, चर और अचर। पाड़ी पादम, प्राणी व वृक्ष। पादम से मतलब वृक्ष है, इसका आपको समास विग्रह भी करने के लिए दे सकता है। हरि हरि, हर और हरि। धर्मार्थी, धर्म और अर्थी। पितरौ, माता और पिता। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण उपस्थित हो तो आप कर्मधारय समास
लगा सकते हैं। जिस वाक्य में मतलब जिस शब्द में विशेष और विशेषण शब्द की प्रधानता हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसको पहचानने की ट्रिक है, रंग के नाम के साथ अगर संज्ञा दिया हो, उपमान और उपमेय दिया हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। रंग के साथ संज्ञा का मतलब रंग मान लिया हमने काली है, संज्ञा मान लिया गाय है तो काली गाय, ये हमारा कर्मधारय समास होगा। अगर पूछ ले नील कमल, नील नील कमल तो ये क्या है, रंग का नाम है और साथ में कमल जोड़ दिए तो यहाँ पर संज्ञा हो गया तो कर्मधारय समास। इसी तरीके से अगर पूछे नील उत्पलम, नील उत्पलम तो यहाँ पर नील है रंग का नाम, उत्पलम संज्ञा हो गया तो हो गया ना यहाँ पे कर्मधारय समास। इसी तरीके से हम कर्मधारय समास को पहचानेंगे। एक है हमारा नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ वैसे तो शिव जी को कहते हैं लेकिन यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई गई है, विशेष विशेषता बताई गई, इसलिए ये जो है हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरीके से कर्मधारय समास को पहचानेंगे। रंग के साथ संज्ञा का नाम दिया हो, विशेषण और विशेष्य की शब्द में बहुलता हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। आगे है द्वंद्व समास, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि द्विगु समास में मतलब किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, या फिर पूछे कि ऐसे मतलब संख्यावाची जो आपका द्विगु समास है उसमें संख्यावाची होता है, क्या होता है, किसमें संख्यावाची होता है, तो द्विगु में, द्वंद्व में। इस तरीके से ऑप्शन रहेगा तो द्विगु लगाइएगा। इसको पहचानने की ट्रिक है कि संख्या हो मतलब जो भी शब्द हो उसमें संख्या का व्याख्या हो, संख्या उसमें दिया हो, तथा संज्ञा हो समाहार, संज्ञा का समाहार हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। देवी देवता राक्षस जो है, जैसे 9 देवियों में 9 लक्ष्मी, 9 देवी, जहाँ पर देवी की बात हो, देवता की बात हो, राक्षस की बात हो, वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। उसके साथ भले ही संख्या जुड़ा हुआ हो लेकिन वो हमारा अपवाद के अंतर्गत आता है। देवी देवता राक्षसों के नाम के साथ यदि संख्या जुड़ा है तब भी वो बहुव्रीहि समास होगा। उदाहरण द्विगु में कौन सा समास है, द्विगु समास है 2 गायों का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, नवरत्न मतलब 9 रत्न, त्रिफला 3 फलों, चौमासा 4 मासों का समूह, त्रिफला 2 पहर मतलब 2 पहर का दिन, नवनिधि सतसई, त्रिभुवन मतलब 3 पंचवटी 5 वटी, अष्टाध्यायी मतलब 8, पंचतंत्र मतलब 5, नवरात्र मतलब 9 रात्रि, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। जो है द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हो सकता है। चतुर्भुज जो है, क्योंकि चतुर्भुज को हम बोलते हैं ब्रह्मा का पर्यायवाची भी है चतुर्भुज, इसलिए ये द्विगु और बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में रहे तो दोनों सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों में से एक है तो बहुव्रीहि को ही हम टिक करेंगे। आगे है अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियाँ, त्रिवेणी मतलब 3 वेणी, शताब्दी मतलब 100 शताब्दी। तो इस तरीके से यहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ पर द्विगु समास होता है, लेकिन यदि देवी देवता और राक्षस के साथ संख्या दिया हो तो वहाँ पर भी हम बहुव्रीहि समास लगाएंगे, द्विगु समास वहाँ पर नहीं होगा। ये हमारा अपवाद है देवी देवता और राक्षस। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिसका अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सभी देवी देवताओं के नाम, राक्षसों के नाम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। कहल प्रिय, जितेंद्रिय, पीताम्बर, श्वेतांबर, शूल प्राणी पाणी, चंद्रशेखर, वीणा पाणी, लाठा लाठी, मुक्काबाजी, लंबोदर, सपरिवार। निमंत्रण पे हमेशा आता है, अगर आपको सामूहिक रूप से निमंत्रण दिया जाता है सपरिवार उस पर लिखा होता है तो सपरिवार जो शब्द है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। सपरिवार का मतलब है समस्त परिवार के साथ, मतलब परिवार के सभी सदस्यों के साथ, तो ये जो है आपका बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास को पहचानने की यही ट्रिक है कि सभी देवी देवता और राक्षस के नाम जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और अगर पूछे लाठा लाठी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, मुक्का मुक्की बहुव्रीहि, लातों लात बहुव्रीहि, बातों बात बहुव्रीहि। इस तरीके से
अगर आए शब्द तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो जितने भी समास थे वो हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। ये सारे एग्जाम्पल जैसे श्वेतांबर पूछा हुआ है, चंद्रशेखर पूछा हुआ है, पीताम्बर पूछता है, वीणापाणी पूछा हुआ है, लंबोदर पूछा हुआ है। तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछे गए उदाहरण है वो भी मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी कुछ नए उदाहरण भी लिया है जिससे कि आपको समास जो है समास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो कम टाइम में एक एक चैप्टर अगर आप चाहें तो अपने से भी क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके हिंदी का कुल 7 अध्याय 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हमें पढ़ना है और 8 या 9 चैप्टर और पढ़ना है। तो हम जो है पूरा कोशिश करेंगे कि अगले 4-5 दिन में हिंदी का जितना भी सिलेबस है 10 नंबर व्याकरण वाला वो हम कंप्लीट कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।